ओके बच्चों, तो बेसिकली प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का एंगल क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, लेकिन फटाफट करूंगा क्योंकि मुझे रे डायग्राम तो वैसे भी सिखाना है। तो इस एंगल को मैं एंगल ए बोल रहा हूं, ये बी है, ये सी है। दिस इज प्रिज्म एंगल। इफ दिस इज प्रिज्म एंगल, क्लियरली ए बी और ए सी के बीच में क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, हमने फटाफट बनाना है। हमने एक रे लेनी है, अबे रुक जाओ, रे येलो कलर। मान लो रे ऐसे आई, ए ऐसे, तो जहां पर आई क्या वो हमें पता है वहां पर क्या बनाना होता है हमें, नॉर्मल। ओके, उसके बाद क्या वो जाति कैसे वो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी भाई साहब। रे ऑप्टिक्स में तो यही खेल ही है सब कुछ। फिर मान लो रे ऐसे गई, तुम देखो मैं इंटेंशनली जब इसको बनाता हूं तो ऐसे बनाता हूं कि कहीं इसको पैरेलल ना बना दो। तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, त्रिवेदी। कौन है त्रिवेदी? विवेक। तू कौन सा विवेक? अच्छा, एक विवेक जो कल आया था वही वाला विवेक है तू? मुझे लगा तीनों के साले में तो तबियत ही खराब। हाँ भाई साहब, ओके, एक सही बुरी हालत है ना भाई। यो नॉर्मल जाति कैसे, डॉट 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 डॉट, और गई कैसे, ये। बेटा कुछ बातें ध्यान देना, ये एंगल आई है, ये एंगल मैंने R1 बोला, ये एंगल मैंने R2 बोला, और ये पूरा एंगल मेरा एंगल E हो गया, या एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। इन सारे एंगल्स के बारे में कहानी में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, है ना बेटा। I वॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस AB। हमने ये पॉइंट भी लिखा था, मेरे ख्याल से P लिखवाया होगा मैंने, और ये पॉइंट बेटा क्या लिखवाया गया, Q लिखवाया होगा। यानी कि जब रिफ्रैक्शन P पर हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था। जब रिफ्रैक्शन Q पे हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 था, इंसिडेंस। लेकिन R2 लिखने का कहते हैं ना मोटिव ये है कि ये नॉर्मली अंदर जो बन रहे हैं हम मानते हैं कि R1 R2 से डिनोट कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तो तुम कुछ और डिनोट कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर वो इवेंचुअली जाती कैसे और इवेंचुअली गई कैसे, वो हमारा E हो गया। कुछ बात ध्यान दो, क्या रे जाती ऐसे बट गई ऐसे, मतलब पहला डिफ्लेक्शन, मतलब पहला डिफ्लेक्शन आपको यहां मिला, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा वन। डेल्टा वन जो है वो क्या I माइनस R1 है। जाती ऐसे लेकिन गई ऐसे, यानी क्या I डेल्टा वन, क्या डेल्टा वन इज इक्वल टू I माइनस R1 एंड दैट इज क्लॉकवाइज। फील करो क्लॉकवाइज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जाती ऐसे गई ऐसे, तो हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो I माइनस R क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कितने एंगल से घूमी वो ज्योमेट्री से निकालना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस यहां तक किसी को, बहुत बढ़िया। डेल्टा वन, फिर क्या हुआ, यहां R2 है, अब जाती ऐसे बट गई ऐसे, तो क्या डेल्टा टू ये वाला पार्ट है मेरे बच्चों, बोलो। जाती ऐसे है ना, बट इधर की तरफ मुड़ गई है, क्या फिर से क्लॉकवाइज मुड़ी है, और कितना एंगल, E माइनस, मिट गया सॉरी, E माइनस R2 है ना। ये वाला एंगल निकालना बेटा, तो ये पूरा E है और ये वाला कितना है, R2 है, तो ये कितना हो गया R2। तो E में से R2 निकल गया तो क्या बचा, E माइनस R2। अगेन क्लॉकवाइज है कि नहीं है, यस सर। बेटा यही ब्यूटी है प्रिज्म की। तो जो दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं वो केवल और केवल ना केवल डेविएशन है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में डेविएशन है, इसलिए डेविएशन ऐड अप हो रहा है। फील आया पूरा कि नहीं आया? तो नेट डेविएशन कितना हुआ, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं अब इस बार। याद करो मैंने पिछली क्लास में और कुछ बताया था और अभी कुछ और बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें दोनों तरीके आने चाहिए। व्हाट इज नेट डेविएशन कमिंग आउट टू बी डेल्टा नेट। हमने सीखा है अगर क्लॉकवाइज हो दोनों तो जोड़ दो, एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो बड़े से छोटे को माइनस कर दो, एंड दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो फिर से उनको जोड़ दो। मतलब यहां पर है बच्चे, अब मैं बोला 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ओके, और 15 डिग्री और क्लॉकवाइज घूमता है, तो नेट कितना घूम गया, 25 डिग्री। मैं बोलता हूं एक 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और फिर 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो नेट कितना घूम गया, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंड दैट इज वेरी सिंपल टू फील कि भाई बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन लगता है, कोई रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत, बहुत सुंदर। अरे सर यो का हो गया, ये हो गया I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तुम नोटिस करो यही पुरानी कहानी
जो अभी लिखवा रहा हूं वही मैंने कल लास्ट में अलग ज्योमेट्री से भी बताया हुआ है, और ये बताया मैंने आज फिजिक्स से, प्योर फिजिक्स जो हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ी हुई है, लेकिन मैं उससे भी करा दूंगा, इससे भी करा दूंगा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बच्चों। ओके, तो हमने कहा भाई एग्जैक्टली डेविएशन क्या है, रे जाती ऐसे और गई ऐसे, तो ये पूरा एंगल है। तो हमने कहा इस पूरे एंगल को दिखाया जाए, तो क्या कहा, डॉट 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 डॉट, ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, उस पाथ में जो चेंज आया वो ये आया, और ये और कुछ नहीं डेल्टा नेट है। एम आई करेक्ट और नॉट? थोड़ा फील Yes, करो, ये डेल्टा 2 है, तो क्या ये भी डेल्टा 2 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बोलो है कि नहीं? तो नोटिस Yes. करो, मैंने Yes. इसीलिए कहा था बच्चे कि घर से बना के लाओ, जब घर से बना के लाओगे तो तुम्हें फील होगा कि एंगल कहाँ और कौन से बन रहे हैं, तब मजा आएगा प्रिज्म में। और ये स्टैंडर्ड प्रिज्म बना रहा हूं भाई, मैं कुछ भी बना सकता हूं, कुछ भी एंगल दिखा सकता हूं, कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है। इसलिए बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको बनाओ अपने आप, जो मैंने बार बार दो तरीके से बनवा दिया है, फिर प्योर ज्योमेट्री लगाओ यार। तो क्या डेल्टा नेट इज एन एंगल, ध्यान दो इसको अलग से बनवा रहा हूं, ए और ए, क्या ये डेल्टा 1 है बच्चों, क्या ये डेल्टा 2 है, और क्या ये डेल्टा नेट है? और आपने चौथी क्लास में पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, which implies it is equal to I minus R1 plus E minus R2, I plus E minus R1 plus R2, डेल्टा नेट आपने फिर से निकलवाया, हाँ या ना? सब बच्चों को आया? ये जो डेल्टा नेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो बातें बोलता है, नोट कराया मैंने कि डेल्टा नेट, अच्छा हाँ, उसके पहले R1 R2 की एक रिलेशन करवाई थी, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, अच्छा ये पूरा 90 है कि नहीं, और यहाँ Yes. R1 है, तो ये पूरा एंगल 90 minus R1. ये कितना बड़ा, ये पूरा एंगल 90 minus R2. और ये एंगल ए, हाँ या ना? तो क्या इन तीनों Yes, को सम sir. किया जाए, a प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180, 180 ने इसको काटा तो a की वैल्यू R1 प्लस R2 आई कि नहीं आई, और इसको हम यहाँ रख दें, तो डेल्टा नेट की वैल्यू फाइनली हमारे पास जो आती है वो आती है I प्लस ई माइनस ए। थोड़ा नोट करो ध्यान से कि a तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या I और E को इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो भी द एंगल ऑफ डेविएशन विल रिमेन सेम। मतलब अगर मान लो मैं 30 डिग्री पे फेंकूं, ठीक है, और वहां पर वो मान लो निकलती है 45 डिग्री पे, तो अगर मैं 45 डिग्री पे भेजूं तो वहां पर वो 30 डिग्री पे ही आएगी, पक्की बात आएगी, तुम नोटिस कर लेना। और दोनों ही केस में जो डेविएशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि वो I प्लस ई माइनस ए है, जो कि a इज कॉन्स्टेंट। एम आई करेक्ट और नॉट? शायद मैंने ये लिखवा भी रखा है कि I प्लस ई माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ डेविएशन केवल किस पर डिपेंड करता है, सॉरी I और E को इंटरचेंज करने पे सेम रहता है, लिखवाया मैंने। Yes, sir. अब देखो बेटा ध्यान से, एक और चीज देखो, अरे यार इसको मैं ना ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ एक चीज और देखो, डेल्टा नेट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हमने कहा भाई देखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये है I प्लस ई माइनस ए है मेरे बच्चों, हाँ या ना? तो क्या हुआ, ध्यान देना, एक सेकेंड, लगी I प्लस ई माइनस ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई का स्क्वायर माइनस ए, एक ही बात है मेरे ख्याल से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट आई का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट आई ई, क्या कर रहा हूं, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, प्लस 2 अंडर रूट आई ई माइनस ए। बोलो बेटा, व्हाट इज दिस थिंग?
अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट आई ई माइनस ए। बोलो बच्चों, दिस इज डेल्टा नेट फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। प्लीज नोट, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो नोट कर, क्या इस टर्म को जीरो करना से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? क्योंकि तू ए को तो छू ही नहीं सकता, वो तो फिक्स है, और आई और ई से प्ले कर सकता है, और आई और ई से प्ले करके तुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखानी है तो ध्यान दे, ये भैया तो पॉजिटिव ही रहने हैं, ये भैया तो फिक्स ही रहने हैं, यानी 2 अंडर रूट आई ई माइनस ए जो एक वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। बोल आएगी कि नहीं आएगी? फिर से बोलता हूं, 2 अंडर रूट आई ई माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मली पॉजिटिव ही आएगी, और तो कुछ नहीं आ सकती। एक कंडीशन में वो नेगेटिव आ सकती है, एक कंडीशन में नेगेटिव आ सकती है, बट प्रैक्टिकली कभी नहीं आएगी, क्योंकि इट हैज टू अगेन बेंड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो कभी भी प्रैक्टिकली नेगेटिव नहीं आती है। लेकिन आ गई तो भी टेंशन मत करो। तो तुम नोटिस करो कि ये जो टर्म है हम ये अज्यूम कर सकते हैं फॉर वेरी बेसिक साइंसेस कि ये पॉजिटिव आना है। अब अगर इसको जीरो लाना है तो जीरो लाने का एक ही तरीका है कि जीरो मतलब इसको अगर मैक्सिमम करना है तो मैं इसको गायब कर सकता हूं बस। अगर मैं इसे किसी तरीके से गायब कर लूं तो जो वैल्यू बचेगी 2 अंडर रूट आई ई माइनस ए विच विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी सर? हाँ सर हम 2 अंडर रूट आई वाली जो वैल्यू है उसे भी तो जीरो कर सकते हैं, हाँ, तब नहीं आएगी वैल्यू। बताता हूँ। पहली बात तो 2 अंडर रूट आई वैल्यू को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जीरो करने का मतलब है या तो आई को जीरो करना या तो ई को जीरो करना, विच इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अवर डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं वहां रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। समझ रही है? और अगर तू फील कर तो तू कंट्रोल केवल आई कर सकता है, ई तो रिजल्ट होगा बेटा, हाँ या ना? तो तू ई को जीरो कर नहीं सकता, और तूने आई को जीरो कर दिया तो खेल है खत्म, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेट पहली रेस एकदम स्ट्रेट आएगी, और रिफ्रैक्शन या जो भी डेल्टा होगा केवल सेकंड टाइम होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, sir. तो कहानी समझने की बात है कि हम दोनों रिफ्रैक्शन चाहते हैं। तो ये जो तरीका है डेल्टा नेट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनाया। सो हमने ये समझा कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या है? कंडीशन है, कंडीशन है। और हमने लिख लिया स्टार 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 स्टार। मैं बताऊंगा कुछ क्या लिखा हमने। इट इज नोटेड एनालिटिकली। अब अंग्रेजी में लिखने का तरीका है, मैथमेटिकली नहीं लिखते, एनालिटिकली लिख देते हैं। इट मीन्स मैथमेटिकली हमने प्रूव किया। इट इज नोटेड एनालिटिकली दैट डेल्टा मैक्सिमम थोड़ा आएगा, डेल्टा मिनिमम आएगा। फिर तो डेल्टा मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम हो जाएगा। बताओ क्यों? हाँ, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो आता रहेगा, बढ़ाते रहो साले को। डेल्टा मिनिमम ऊपर सही करो भाई। अब ये गायब होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, क्योंकि ये वैल्यू अंदर कुछ भी कर लो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, अंदर कुछ भी कर लो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, और जब पॉजिटिव बनेगी तो जुड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू लाने का मतलब है कि ये पार्ट जीरो हो जाए। तो ऊपर सही करो, मैंने लिखवा दिया डेल्टा मैक्सिमम, डेल्टा मिनिमम। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है भाई, डेल्टा मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज नोटेड एनालिटिकली दैट डेल्टा मिनिमम अकर्स एट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई मिनिमम। ये बेटा जो हमने एनालिटिकली किया ना, वो हम जो मैंने कराया है, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक ग्राफ बनवा रखा है। उसमें एक ग्राफ बनवा रखा है, आपके स्कूल में अगर कराया गया होगा तो उन्होंने भी ग्राफ से बताया होगा कि ग्राफ में देखा गया है कि डेल्टा जो है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमने मैथ से ही प्रूव कर लिया। मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आप इसीलिए इट इज सॉरी डेल्टा इज प्लॉटेड अगेंस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने प्लॉट किया। अगर ये बहुत ही मजेदार फॉर्मूले हैं, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो मस्त
एक कर्व बन के आएगा और ये कर्व इंपॉर्टेंट है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चे और ये डेल्टा है। अब अगर आप इस कर्व को प्लॉट करो तो मैंने आपको अभी अभी ये बताया है कि आई और ई को इंटरचेंज करने पर डेल्टा सेम आता है कि नहीं आता है, बताया मैंने। यानी आई और आई की कम से कम 2 वैल्यूज होंगी जहां पर डेल्टा सेम आएगा। ये समझो ऐसा होता है। देखो ये अगर आप मैथमेटिकली प्लॉट करोगे इस कर्व को तो यही बनेगा, क्या बनेगा, ए। बट तुम नोटिस करो एक तरफ मैंने कर्व को क्या बनाया हुआ है, स्टीप, और एक तरफ उसका स्लोप कम बनाया हुआ है। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक समय आ रहा है जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ चुकी है कि नहीं आ चुकी, आई मिनिमम, डेल्टा मिनिमम आ चुका है कि नहीं आ चुका है। इससे कम डेल्टा पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो डेल्टा आता है जब एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया गया तो आई और ई बराबर है, आई और ई बराबर है। जो मैंने मैथमेटिकली किया वो उन्होंने ग्राफ से बता रखा है, तो तुम्हें दोनों आने चाहिए। कोई बोले कि ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ये नोटिस किया गया है कि डेल्टा इज मिनिमम व्हेन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये बेटा अच्छा नहीं लगता मैं यार याद करना, इसलिए इसको प्योर मैथमेटिक्स से भी समझाया गया कि मिनिमम क्यों होगा। दोनों ही आपको आने चाहिए। मैं दोनों ही जब भी आपसे टेस्ट लूंगा दोनों ही को आपको मेंशन करेंगे। क्लैरिटी इस बात की। हम ये भी नोट करेंगे कि डेल्टा इज स्टीपर इन वन साइड एंड स्टीपर समझते हो ना, ये वो वाला सीसॉ, जो जहां तुम सॉ टाइप का सॉ बोलते हैं, अरे स्लाइड, सॉरी, यहां पर जल्दी स्लाइड हो जाओगे और यहां धीमे स्लाइड हो गए। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। कोई रॉकेट साइंस इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लेना कि द स्लोप इज स्टीपर, द स्लोप इज स्टीपर ऑन वन साइड। स्टीपर होता है, ये देखा गया है, बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। जब एक्सपेरिमेंट आप करते हो ना तो डेल्टा की वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि डेल्टा की 2 वैल्यू, अगर तुमने मान लो एकदम मिनिमम डेविएशन आई और ई पे आ जाएगा, बट मैं आई पे उस वैल्यू पे ना जाऊं। मैंने कहा भाई साहब मान लेते हैं 40 डिग्री पे हुआ मैक्सिमम डेल्टा, ओके। अब अगर मैं 2 डिग्री कम करूं डेल्टा बढ़ेगा या घटेगा? क्या फर्जी लोग हैं। आई 40 पे मिनिमम डेविएशन है, 2 डिग्री कम करूं डेल्टा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, दिख रहा है यार, ऊपर चढ़ेगा, हाँ या ना? एक वैल्यू ये आएगी। लेकिन क्या वही वैल्यू, क्या 2 डिग्री बढ़ाने पर भी वही वैल्यू उतना डेल्टा देगी या अलग डिग्री बढ़ाने पर देगी सेम डेल्टा? यानी 38 पे सेम डेल्टा होगा, हो सकता है 46 पे सेम डेल्टा हो, इसीलिए कर्व ऐसा आया। अगर कर्व ऐसा ना होता, कैसा होता, एकदम प्रॉपर पैराबोला टाइप का होता है ऐसे, तो क्या दोनों साइड पर बराबर डिफरेंस आने पर सेम डेविएशन आता? ऐसा नहीं होता है। ऐसा, इसको हम मैथमेटिकली पूरा का पूरा प्लॉट कर सकते हैं। फॉर अ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा को प्लॉट कराया जा सकता है। मैं इक्वेशन भी दूंगा बट कराऊंगा नहीं, क्योंकि इसको प्लॉट करने के में आंखें बाहर हो जाती हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट्स, ये आपको मैटलैब का नाम सुना है? ये साले, मतलब दिस अ टूल होता है बेटा, मैथमेटिकल टूल है। आप उसमें इक्वेशन फीड करोगे तो आपको कर्व बना के दे देगा। ऐसा कर्व खुद बनाने गए तो तबीयत हरी हो जाएगी, हाँ या ना? प्लीज। लेकिन हमने क्या समझा और याद रखा, क्योंकि इस पे एक जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन। क्या एक तरफ ज्यादा स्लोप है और एक तरफ कम स्लोप है? इतना याद रखो बस, क्योंकि इस पर एक ही बार क्वेश्चन आया था, एक ही बार आया था, लेकिन आया था तगड़ा क्वेश्चन। हम देखेंगे वो क्वेश्चन क्या है ना, उस पर क्वेश्चन ही आया था। क्यों है वो नहीं आया था? क्यों तो कोई पूछेगा नहीं ना, तो मैथमेटिकल कर्व है, ये तो मैथमेटिकली कर्व आया है, क्यों आया नहीं कोई पूछेगा। इस पर एक क्वेश्चन आया जो मैं बताऊंगा, देखते हैं। मैं बार बार चिल्ला चुका हूं कि इस पर एक क्वेश्चन पूछूंगा और आज ही पूछूंगा, देखते हैं कौन बता पाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां तक बनाने के बाद हमने कहा भाई 2 चीजें समझ आई। क्या समझ आई? एक आई आ गवा, एक ई आ गवा, और ये समझ आ गवा कि डेल्टा मिनिमम कब होता है? जब आई और ई। तो डेल्टा मिनिमम होता कब है इसका मतलब? अरे सर डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? आई प्लस ई माइनस ए, फॉर्मूला यही है कि नहीं है? और ऐसा डेल्टा मिनिमम कितना है? सर आई प्लस आई माइनस ए, पता नहीं क्या कर दिया सर ने। तो डेल्टा मिनिमम कितना आ गया भाई साहब? 2i माइनस ए। आहा क्या बात है,
यानी कि आई कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, तुम्हें आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इक्वेशन नंबर तीसरी इक्वेशन बनी है शायद, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन तीसरी नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बोलो बेटा। सर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो प्रिज्म का एंगल है उनकी वैल्यूज एडजस्ट करके हाँ, इससे सिमेट्रिकल नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, होता ही नहीं है। क्योंकि तो कोई कर्व देखेगी ना, कर्व की इक्वेशन मैंने शायद निकाल रखी है, और तुम्हें किताबों में मिलेगी भी नहीं वो कर्व की इक्वेशन, मैंने निकाल रखी है, मैंने निकाली और मेरी भी आंखें मस्त हो गई थी, मैंने निकाल रखी है। फिर मैंने वो लिखवाई नहीं किसी को, किसी ने पूछा ही नहीं, कहीं निकाली तो है मेरे पास, और एक मेरी किताब छोटी सी नीचे रखी है, उसमें निकाली हुई है मैंने। कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता, ये याद रख बस, ठीक है। अभी यस। आगे, अभी यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें आई मिल गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब आई और ई बराबर हुआ तभी तो ये इक्वेशन पॉसिबल है, और ये तभी इक्वेशन पॉसिबल जब डेल्टा मिनिमम की बात कर रहे हो। अच्छा, एक बात और देखना, हमने कहा हम ऊपर गए और हमने कर्व देखा, हमने कहा अच्छा आई और ई बराबर, जब आई और ई बराबर होंगे तो R1 और R2 भी बराबर होंगे। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तुम लोग नीचे लिखना बेटा है, मैं तो यही लिख रहा हूं समझाने के लिए। रिफ्रैक्शन एट P, फॉर्मूला याद होगा बच्चों को, साइन I बाय साइन R1 इक्वल्स टू, विवेक, साइन I बाय साइन R, अबे कौन सा कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, म्यू गई अपॉन म्यू आई। तो ये रे कहां गई, इस मीडियम में गई, म्यू कहां से आई, एयर से आई, तो ये 1। अब रिफ्रैक्शन एट Q देखते हैं, रिफ्रैक्शन एट Q, साइन R1 बाय साइन E, क्योंकि R1 नहीं, साइन R2 अपॉन साइन E, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू म्यू गई, कहां गई, एयर में, और कहां से आई, मीडियम से, म्यू। तो हमने कहा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, हमने कहा इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या ये आ गया, साइन I बाय साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल्स टू 1। म्यू ने म्यू को काट देगा मल्टीप्लाई होने पे, 1 म्यू अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन म्यू, म्यू ने म्यू को काट दिया, ठीक है बच्चे, है बेटा? नहीं, प्रिज्म हमेशा ग्लास से नहीं बनता, प्रिज्म बेटा कुछ नया ही नहीं है। प्रिज्म मैं बार बार बोलता हूँ, प्रिज्म ग्लास से बनता है। अरे तूने कभी वो देखे सोप बबल्स, जब सोप बबल कभी दोपहर में मस्त धूप हो रही हो, इधर सन यहाँ होना चाहिए पीछे की तरफ, और सोप बबल बनाओ और उसको उड़ाओ, जब वो यहाँ जाएगा तो वो रंग बिरंगे कलर देगा। प्रिज्म का इफेक्टिव वही कलर देना है। अभी हम जो जितना भी रे डायग्राम बना रहे हैं उसे हम मोनोक्रोमैटिक लाइट से बना रहे हैं। ये मैं शायद लिखाना भूल गया हूँ, सिंगल कलर लाइट है ये, 2 कलर लाइट नहीं है, सिंगल कलर लाइट। अगर वाइट लाइट आएगी तो वो बढ़ जाएगी। तो बेटा वो प्रिज्म इज अ फिनोमेना, इट इज नॉट इट इज, कई लोग बोलते हैं प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, प्रिज्म एक फिनोमेना है जहां पर 2 सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग नेचर की हों और एंगल पे हों। तो वो बबल के अंदर भी होता है, जो 2 पॉइंट होते हैं वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उनका जो टैंजेंट होगा वो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। प्रिज्म कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे बच्चे, इट इज ओनली एन आइडिया। ये प्रिज्म है, नाम दे दिया गया उसको प्रिज्म। लेंस इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरी स्मॉल 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 प्रिज्म। कॉन्वेक्स लेंस देखा है, ऐसे होता है। अगर मैं इतने से पार्ट को पकड़ लूं और 1000 जूम कर दूं, हुआ कि नहीं हुआ, प्रिज्म है वो, कोई रॉकेट साइंस। अभी मैं टूटे हुए प्रिज्म के क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत कर, बताऊंगा ही नहीं कि साले ये प्रिज्म है। और जानने की जरूरत क्या है, प्रिज्म कोई कहानी नहीं है, प्रिज्म कोई आइटम नहीं है इस फिजिक्स का, एक सोच है बस। और वो सोच ये कहती है कि जहां भी 2 रिफ्रैक्शन हो और वो 2 सरफेस अगर एंगल पे हो
तो वो क्या होंगे, वो प्रिज्म एक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा सुंदर लगता है एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, बड़ा अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कभी वो फॉर्मूला यूज करने की शायद ही तुम्हें जरूरत पड़े, मेरे बच्चे को एटलीस्ट, क्योंकि आई डोंट एग्री विथ हैविंग ए फॉर्मूला फॉर सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला बनाया जाएगा, मजबूरी है यार कि हाँ भाई फॉर्मूला बनता है, कैसे बन रहा है वो बनवा जरूर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है किसी फॉर्मूले को पढ़ने की। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू गई अपॉन म्यू वाई, 2 बार लगाना है बस, खेल खत्म है क्वेश्चन का, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, क्लियरिटी है इस बात की। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो बेटा हमने कहा वाह भाई साहब, at minimum deviation एंगल I is equal to एंगल E, बोलो जी। therefore क्या होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। बहुत ही फर्जी है, कटेगा नहीं कटेगा? तो तब क्या होगा, which implies that angle R2 will also be equal to angle R1, let's say equal to R। हमने कहा से ये R है, चलेगा बच्चों? क्योंकि जैसे ही I और E बराबर हुए, नमस्ते हुए, साइन R2 बाय साइन R1 इक्वल टू 1 हुआ, साइन R2 इज इक्वल टू साइन R1 हुआ, R2 इज इक्वल टू R1 हुआ, वो इज इक्वल टू हमने R बोल दिया, चलेगा? हर बात जो बताइए समझ में, दिमाग में आनी चाहिए, सारी चीजें, सारे जो इक्वेशन लिखवा रहा हूं वो अच्छे से आनी चाहिए, बस मैं बाद में प्रिज्म को समराइज कर दूंगा 4 इक्वेशन से, फुल 4 इक्वेशन है ये, जो तुम्हें बार बार डिराइव भी नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम याद भी कर लोगे, I प्लस E माइनस ए डेल्टा होता है, डेल्टा और उसके अलावा A बराबर R1 प्लस R2 होता है, 2 इक्वेशन ये हो गई, डेल्टा मिनिमम पे I और E बराबर होता है, R1 R2 भी बराबर होता है, खेल खत्म, पैसा आजाम, इतना ही होता है, हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। हमने कहा वाह, तो आओ नीचे आओ, चलो। हमने कहा अच्छा, यानी I तो आप निकाल चुके थे, आपने बता रखा है A बराबर R1 पर R2, यो भी निकाल चुके हैं ऊपर कहीं, इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R, यानी R इज इक्वल टू साला हमेशा A/2 होता है, स्टार 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 स्टार। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, अगर डेल्टा मिनिमम का केस आया तो रिफ्रैक्शन का एंगल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बुझा व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, 60, R 30, खेल खत्म। फिर क्या डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा A/2 आएगा, खेल खत्म, खेल खत्म। और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्त जरूर बनते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बकवास होते हैं। I और R बन गया बच्चों को, सबको आ गया? हमने कहा अच्छा बेटा सही है। हमने ओहो, साइन I बाय साइन R क्या होता है? साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू गई बाय म्यू I, एंड इस केस में कितना है भाई, म्यू है, बोल है कि नहीं है? तो म्यू कितना आ गया, साइन I कितना है, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन R, और R कितना है, A/2। ये एक सुंदर फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है? ये फॉर्मूला यूज होता है जब आप कभी भी स्पेक्ट्रोमीटर का नाम सुना है, शायद नहीं सुना होगा। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मटेरियल। मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन क्या इस फॉर्मूले में अगर हम डेल्टा मिनिमम निकाल पाएं, ए हमें पता होगा और ए हमें पता होगा, डेल्टा मिनिमम और ए पे डिपेंड करता है ये इक्वेशन, तो क्या म्यू निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? डेल्टा मिनिमम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। हाँ भाई ये एंगल किया, अच्छा ये कम से कम एंगल आया, और उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, जो डेल्टा मिनिमम निकालने का क्या करता है, जो सेटअप है उसका, और कुछ नहीं। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक माइक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर? एक तरफ से एक लेजर फेंकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर प्रिज्म रख देते हैं, और उस प्रिज्म को जैसे रखते हैं वहां पर एक पूरा 360 डिग्री का स्केल होता है एंगल मेजर करने के लिए। तो जब रे आती है तो हम ऐसे मेजर लगाते हैं कि वो रे 0 पे आए। तो जब 0 पे आएगी, जो जैसे प्रिज्म रखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर पाओगे आराम से, तुरंत ही। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लिया तो जब वो निकल रही होगी तो एंगल ऑफ इमरजेंसी मेजर कर पाओगे, हाँ या ना? अब जब जा रही है और जब आ रही है, अगर दोनों I और E मिल गए, ए पता है, तो क्या डेल्टा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब डेल्टा को हम प्लॉट करते हैं अलग अलग एंगल पे, तो क्या डेल्टा मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी? वो तुम नहीं करते, उसके साथ 2
वायर जुड़े होते हैं, वायर जाकर कंप्यूटर में घुसते हैं, सारा काम कंप्यूटर कर लेता है भाई साहब। ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तोड़ के लाओ, इसका प्रिज्म बना के लाओ, यहाँ रखो। प्रिज्म मतलब कुछ भी ऐसा जिसकी दो सरफेस हो, जो उसका एंगल बताओ, रखो, हम बताएंगे म्यू कितना है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से म्यू निकाला जाता है बेटा। बेसिकली दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। लिख लो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। दिस फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला और रिलेशन जो है बेटा, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और इस फॉर्मूले को पॉपुलरली किताबें बोलती हैं प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला। पहली बात मेरे बच्चों, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस फॉर्मूले की। अगर समय हो तो बच्चा तुरंत इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले की जरूरत ही तुम्हें कभी नहीं पड़ने वाली है, प्रोवाइडेड बहुत हलवा क्वेश्चन है। डेल्टा मिनिमम 12 डिग्री, ए इतना डिग्री, बताओ म्यू कितना है, वो हलवा क्वेश्चन होगा। अगर मैं तेरे को डेल्टा मिनिमम भी दे दूं, ए भी दे दूं, तो फायदा कैसे क्वेश्चन का? चौथी क्लास के बच्चे दे दो, वो कर लेगा, हाँ या ना। मतलब चौथी मतलब जिसको साइन वाइन आता हो, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। छापो, आगे लिखो बेटा। ठीक है, अब अगर ये जो हमने जितना भी डेरिवेशन किया, ये डेरिवेशन पैरा एक्सियल रेस के लिए नहीं था। तुम नोटिस करो, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि एंगल आई छोटा है या एंगल आर छोटा है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन किया है? नहीं मेंशन किया। नो सर। जब ये मेंशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि पैरा एक्सियल रेस है, तो इसको भी करना पड़ता है, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है। तो लिखेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे बेटा, अगला टॉपिक लिखेंगे। इसी में अगला टॉपिक एक और फॉर्मूला बनाएंगे। if angle of prism and angle of incidence are very small मतलब ये तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब a भी छोटा हो। एंड व्हेन आई से छोटा हो तो कितना छोटा हो, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि एंगल A एंड एंगल I मस्ट नॉट बी मोर देन 10 डिग्री, बस मैक्सिमम 10 डिग्री, इवन 5 डिग्री तक ही। अगर 5 डिग्री तक लोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, 10 डिग्री तक काम चला सकते हैं। ओके बेटा, नॉर्मली 10 डिग्री बोलता हूँ, इसलिए मैं किताबों में भी अगर कहीं ऐसा लिखा 5 लिखा हो तो आगे लड़ने मतलब ना, किताब में तो 5 लिखा, तुम 10 पढ़ा दिए बेटा। तो क्योंकि वो मेरा फंडा है कि 10 डिग्री तक हम उसका एरर मान सकते हैं, और ये हम अपना फॉर्मूला 10 डिग्री तक यूज़ करेंगे। जेई ने भी जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने 10 डिग्री तक माना हुआ है कि ये स्मॉल एंगल्स हैं। ठीक है बेटा, बीमार है तो सो रहा है तो नाचू में पढ़ाते पढ़ाते तब अच्छा लगेगा। अच्छा, बढ़ते हैं। क्या डेल्टा का एक फॉर्मूला था I प्लस ई माइनस ए, बोला था? क्या A का फॉर्मूला था R1 प्लस R2? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझता है इस बात को, पक्की बात है। अब हमने कहा भाई साहब क्या करें, हमने कहा कुछ नहीं करते हैं, दिमाग लगाते हैं। अगर हम डेल्टा और A अवेलेबल है और हम बोलते हैं छोटा है एंगल, तो क्या साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू I बाय R इज इक्वल टू म्यू? बोलो मेरे बच्चों, हाँ या ना? तो I की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू टाइम्स R। छाप लो फटाफट, I की वैल्यू हो गई म्यू टाइम्स R। कोई दिक्कत? पक्की बात है, चलो फटाफट लिखो। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया कि I की वैल्यू म्यू टाइम्स R होती है सर, ठीक है। और उन्होंने कहा भाई छोटा पतला वाला प्रिज्म भी बना लो यार, इतना दिमाग लगा रहे हो। क्या मैंने कौन सा रिफ्रैक्शन है उसके बारे में कोई बात करी क्या? तो क्या प्रिज्म बनाना पड़ेगा बेटा? मैं लो बेटा प्रिज्म, बहुत पतला बनाओ दिखेगा ही नहीं, 10 डिग्री का प्रिज्म तो दिखेगा नहीं, एकदम सुई होगा, है ना। पर ठीक है, हमने कहा थोड़ा सा दिखाने के लिए छोटा एंगल। तो पहले वाले केस में रे ऐसे आई, जाती ऐसे, गई ऐसे, जाती ऐसे, गई ऐसे। क्या
यहां पर नॉर्मल R1 बोलता है, यहां पर नॉर्मल R2 बोलता है, यही I होता है और यही E होता है, क्योंकि नॉर्मली हमें लिख चुके हैं इसलिए परेशान नहीं हो रहे। तो ध्यान देना, ये I इज इक्वल टू म्यू आर केवल तब एप्लीकेबल है जब एंगल छोटे हैं, यस और नो। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट P क्या I1 इक्वल्स टू म्यू R1, पहली क्वेश्चन। तुम लोग की आंखें बाहर क्यों हो जाती हैं? क्या I1 इज इक्वल टू म्यू R1 में कोई दिक्कत है क्या बेटा, बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है, बहुत है, बढ़िया, धन्यवाद। फॉर रिफ्रैक्शन एट Q, अब बताओ, रुक जा बेटा, तू ही बता दे, चल बता। R1 अपॉन I1 तो है ही नहीं उधर, वहां तो R2 और E है बस। फिर से बोल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू म्यू इनटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है बेटा? R2 इक्वल्स टू म्यू E। बोलो जी। यस सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं? वो तो 1/μ होगा ना, 1/μ हो जाएगा, हाँ 1/μ। ओहो, तो वही आया क्या? देखते हैं निकाल के, देखते हैं। हमने कहा यहाँ निकालते हैं यार, चलो। साइन R2 बाय साइन E, हाँ वही दिमाग लगा दिया, वही फॉर्मूला। वो फॉर्मूला तब लगाया है जब रेयर टू डेंसर आ रहे हैं, और यहाँ पे डेंसर टू रेयर जाएंगे भाई। तो साइन R2 बाय साइन E इज इक्वल टू गई 1 में I म्यू से, तो विच इंप्लाइज दैट R2 by E is equal to 1 by mu, which implies that E is equal to mu into R2। इसको I1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता ना, इसको I लिखो। हाँ, वो I1 लिख दिया मैंने गलती से ना, इसलिए। ओके, यो एक इक्वेशन बनी और यो एक इक्वेशन बनी, चलेगा? बोलो, एक बार बताऊं इन दोनों इक्वेशंस को। पहले केस में साइन I बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू बाय 1, क्योंकि गई में है म्यू, I है 1, इज इक्वल टू दूसरा, और क्योंकि I और R छोटे हैं तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू I बाय R, यानी कि I बाय R1 इज इक्वल टू म्यू आ गया। इस वाले केस में साइन R2 बाय साइन E इज इक्वल टू गई किसमें? 1 में। I कहां से? म्यू से। तो यहां से ये इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आने के बाद हम तो हुए बहुत खुश, क्योंकि हमें ये तो मस्त हो गया। क्या हुआ? डेल्टा इक्वल्स टू I म्यू R1 प्लस E म्यू R2 माइनस A, बोलो भाई। डेल्टा इक्वल्स टू म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A। अरे सर, म्यू इंटू A माइनस A, डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। ये मिनिमम वैल्यू है या केवल डेविएशन की वैल्यू है? सिंपल, बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड एनी कॉन्सेप्ट ऑफ I एंड E बराबर। तो ये इक्वेशन आ गई फॉर स्मॉल एंगल्स। किसके लिए आ गई? फॉर स्मॉल एंगल्स। 10 डिग्री, 5 डिग्री, जिसके लिए भी तुम्हें दिया जाए एग्जाम में, अगर बोला जाए कि स्मॉल एंगल्स हैं तो जस्ट गो फॉर इट, यस और नो। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। हमने कहा चलो भाई, इसे कहते हैं पूरा का पूरा प्रिज्म खत्म, और मेरे ख्याल से लगे 45 मिनट लगे पूरा रे डायग्राम से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में। हमें लगे 45 मिनट, लेकिन ये 45 मिनट आपकी ज़िंदगी के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 45 मिनट है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुझे नीट में मिलेगा, जेई में मिलेगा, तेरे को बोर्ड्स में भर भर। किस्मत अच्छी हुई अगर कि बोर्ड सब्जेक्टिव हुआ, और उसे बोलता हूँ किस्मत अच्छी अगर हुआ, ये भी आ गया कि तो बेसिकली अगर सब्जेक्टिव हुआ तेरा क्वेश्चन आउट है। ये डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, या तो वो या तो स्मॉल एंगल के लिए ये। हमने कहा लेट्स समराइज द फॉर्मूला, लेट्स समराइज द प्रिज्म इक्वेशन। शुरू करें? चलिए, हटा दो, ये भी लिख रहे हैं बेटा। प्रिज्म को सही से पढ़ेंगे, हर कंपटीशन में प्रिज्म एकदम नाचते हुए आता है अच्छे क्वेश्चन लेकर के, और वो डराता है। पर डर तब लगता है जब बच्चा फॉर्मूला याद कर लेता है। मैं एक ही बार बोल रहा हूं, कोई फॉर्मूला कभी मत याद करो, लाइफ कट जाएगी। इस चैप्टर में तो आराम से कट जाएगी। चले आगे बढ़े, छाप ले।
इतना फ्लैश की टी शर्ट बना पहन के आए और सबसे स्लो हैं ये, बताओ का ही बताएं इनका। चलो ओके, हमने क्या हुआ, हमने हुआ समरी। तो भाई साहब हमें पता चला कि जो A होता है वो R1 प्लस R2 होता है, पहली इक्वेशन। जो हमारा डेल्टा होता है वो I प्लस E माइनस A होता है। ये दो इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई, ये आपने याद कर ली। डेल्टा मिनिमम जब होता है देन I और E बराबर होते हैं एंड R1 और R2 बराबर होते हैं। इंप्लाइज दैट जो A की वैल्यू आती है वो आती है R/2 डब्बे में, 2 बार डब्बे में, इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलेगा ये। तो इस केस में जो म्यू का फॉर्मूला आता है वो हमको याद ही हो चुका होगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये फॉर्मूला केवल तब यूज करना है जब A जो एंगल है वो 10 डिग्री से ऊपर हो, ये वो फॉर्मूला है। तो तभी यूज किया जा सकता है जब एंगल A मोर देन 10 डिग्रीज हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर स्कूल में 5 डिग्री लिखवाया जाए तो 5 डिग्री ही मान लेना, पर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए 10 डिग्री पे एक फॉर्मूला एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 डिग्री पर ये ज्यादा एक्यूरेट है, ओके ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा अच्छा, और हमने एक चीज और सीखी, याद रखी कि फॉर स्मॉल एंगल्स फॉर्मूला सिंपल है और एकदम मस्त सिंपल है। क्या है? डेल्टा का फॉर्मूला है A इंटू म्यू माइनस 1, खेले खत्म। क्यों इतने सारे स्टार? क्योंकि इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पैराएक्सियल रेस के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और डेविएशन, डिस्पर्जन वगैरह, डिस्पर्जन हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन हो गया, एंगुलर डेविएशन हो गया, इन सब के लिए हम केवल इस फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो सब कुछ कहानी लिखी है ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोक्रोमैटिक रे है। मतलब रे का कलर एक होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ, मतलब क्या बेटा, सिंगल वेवलेंथ के लिए ही एप्लीकेबल है या सिंगल कलर के लिए ही एप्लीकेबल है। नॉर्मली ये कलर जो तुम अगर कभी भी, अगर तुम्हें किस्मत से मतलब मैंने ऑर्डर तो कर दिया है आज ही, पूरे एकदम ताव में आकर के मैंने प्रिज्म, लेज़र और रेक्टेंगुलर स्लैब सब ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था, क्योंकि फिर हम एक्सपेरिमेंट करते तो पहले कर पाते। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद कर लेंगे। संडे दिखा रहा है तो संडे को पहले आ जाएगा, संडे को क्लास में फुल अंधेरा करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओके। अंधेरा करना पड़ेगा ना, दिखेगा ना, तो रात में कर लेंगे यहीं पर, संडे सैटरडे मंडे कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस। इंपॉर्टेंट है भाई, ये मस्त इंपॉर्टेंट है। उसमें सब मंगा लिया मैंने, ये वाला मिरर भी मंगा लिया, ये वाला मिरर मंगा लिया, लेंस भी मंगा लिया, सब मंगा लिया साले वैसे हैं। ब्लैक होल लैब खोल, ये काम बचे, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, बट इसमें रखूंगा, ये फिर टूट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रहेगा। जितने फॉर्मूले डिराइव कराए हम आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले पे मस्त क्वेश्चन आएंगे, अब अच्छे क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम ना 15 मिनट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 15 मिनट के बाद हम एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ लेंगे, या डिस्पर्जन पढ़ेंगे, फिर एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ेंगे और चैप्टर को बोलेंगे जय श्री राम, तुम्हारा नमस्ते हो गया। कोई दिक्कत? चलो आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, बट कहाँ है वो क्वेश्चन, रुको देखें। चैप्टर खत्म है ना भाई? हाँ, बड़ा मारो मत। एक सेकेंड, a ray of light is incident on a prism. A ray of light is incident on a prism at 60 degree. At 60 degree
ठीक है। इफ द प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फुल स्टॉप, if the prism is an equilateral prism, full stop, find, पहला प्रश्न angle of emergence, find पहला प्रश्न angle of emergence, दूसरा प्रश्न refractive index of material, refractive index of material, comma, if the ray passes symmetrically, if the ray passes symmetrically through the prism, if the ray passes symmetrically through the prism, full stop. Also find the angle of deviation, also find the angle of deviation. करो जरा, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ बहुत सारे। बेटा किसी के पास सिलेबस अवेलेबल है क्या अपने पास, वहाँ पर ऑनलाइन वालों कहीं रखा हुआ हो? देखो कि एंगुलर डिस्पर्जन और डेविएशन तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं। अब मैं कराऊंगा वो बात अलग है, लेकिन जानना चाहता हूँ बस मैं। अगली, अभी तो ये खत्म करूँ पहले, फिर तो अगली क्लास हो। डिलीट कर दिया है? अच्छा, एकदम ही डिलीट है, जीरो कर रखा है सालों ने। सर नहीं है, पर बेटा मजबूरी है, पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर, है ना, क्योंकि बेटा वो जल्दी खत्म करा दूंगा, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन पूरा ही खत्म कर दिया सालों ने, बहुत ही फर्जी है, एक्सट्रीम फर्जी। वो है, वो भी नहीं है, सब हटा दिया, अबे फर्जी, एक्सट्रीम फर्जी, वो भी हटा दिया। मतलब ये लास्ट टॉपिक है जो पढ़ा हूँ, फुल खुश, सारा यही तो आएगा, इसके बाद तो आएगा ही नहीं, ऐसी है ना बेटा, मस्त है, इसके आगे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैं तो पढ़ाऊंगा। फर्जी वाले, ओके। अबे बेटा बिना उसको पढ़ाए इसका फायदा क्या पढ़ाने का, बहुत ही अलग टाइप के लोग हैं यार, मतलब। चले शुरू करें, क्या बोल रहे हैं? बिना काम नहीं चलेगा, बिना उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कॉम्पिटिशन का। फिर वो सोच रहे हैं केवल बोर्ड्स, अपन पढ़ाएगा साहब, मेरी कॉपी सुपर सेट होगी, सब उसी में से आएगा, और जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको मैं, काली पॉलिथीन देखी ना उस दिन पार्टी में, बहुत सारी है, लिटरली सही बोल रहा हूँ मैं। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखवा रहा था मैं भूल ही गया यार, मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया था। यो बताओ क्वेश्चन क्या लिखा यार, वो पता नहीं किसी पन्ने पे लिखा था। अब ऐसे मत बोलो, जो जो डिटेल दी है वो बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना बेटा? 60। वाह क्या बात है, और क्या दिया? अबे इक्वल तो 60 हो गया, और क्या दिया है? क्या निकालना है, क्या निकालना है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। भाई साहब मेरी आंखें, कुछ भी नहीं लिया, ऐसे तो हो ही नहीं। पहले पढ़ो क्वेश्चन यार, अलग ही इनकम्प्लीट है। इफ द प्रिज्म, इफ द रे, ये कौन लिखा था बड़ा? इफ द रे पासेस सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब होता है?
सिमेट्रिकली, उसका क्या मतलब है? आधी जनता तो यही बर्बाद हो गई। सिमेट्रिकली का क्या मतलब है? काहे मिनिमम वाला? हाँ, सिमेट्रिकली मतलब जैसे घुसी वैसे निकली, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, बराबर लिख लो। सिमेट्रिकली को डबल कोट्स में लगा के लिख लो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। नहीं, सबके लिए था बे। अंग्रेजी में फुल स्टॉप कॉमा, मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है तो फुल स्टॉप कॉमा मैंने अलग लगवा दिया होगा, इसलिए मैं लगवाता ही नहीं फुल स्टॉप कॉमा, उतना ही मर्जी है कहीं भी लगा लो। सिमेट्रिकली का मतलब क्या है? यहां से देखो या यहां से देखो, ऐसे गई और ऐसे आई, मतलब आई और ई बराबर हैं। जब भी सिमेट्रिकली लिखा होगा आई और ई बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा? आई और ई बराबर होने का क्या मतलब होगा? डेल्टा मिनिमम। वेरी गुड, डेल्टा मिनिमम। ओ भाई सर ई तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कितना है ई? 60। ओ भाई भाई साहब भाई खत्म हो गया बात, डेल्टा मिनिमम निकालना है और म्यू भी नहीं दे रखा सालों ने, तो पहले म्यू निकालो। कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा मिनिमम कहां से निकालोगे? डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है 2i माइनस ए। बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो भैया 2 इंटू 60 माइनस 60 बराबर 60। डेल्टा मिनिमम भी 60 आ गया। लो भैया डेल्टा मिनिमम, यानी कि पहला ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी आ गया 60। अब फॉर्मूला यूज कर लो यार, अगर याद हो तो, और ना याद हो तो फॉर्मूला ड्राइव कर लो, तो तुम पगले कहलाओगे, फुल पगले। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटे 2 बाई साइन ए बटे 2। बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आई? 1/2, 1.5 आ रही है क्या? मैं हमेशा वही देता हूँ, √3। वाह, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई साहब, ये बोर्ड में आवा था 1-2 साल पहले, जब भी बोर्ड होते थे नॉर्मल, तब उसी साल आया था। एकदम बेकार क्वेश्चन। अभी इस पे अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चले 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 चले, आइए हटाओ बटे। देखिए, in the given figure prism ABC is an isosceles prism, is an right angled isosceles prism। कैसा प्रिज्म बेटा? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। बोलना क्या चाहते हो? A45, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। इट इज A बराबर 45। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बहुत बढ़िया है। इन द गिवन फिगर बिलो the prism is right angled isosceles prism। ओके, ध्यान देना। if the refractive index of the prism is √3, if the refractive index of the prism is √3, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं जी। फाइंड दी, बता रहा हूं, find the angle of incidence for which the ray passes grazing on the surface AC. The word is grazing. The ray passes grazing on the surface AC. The ray passes grazing on the surface AC। और मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा आसान कर देता हूँ, फिर मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में।
क्योंकि करने बैठोगे आधी अंतर होने लगेगी तो मजा नहीं आएगा ना। तो इसको हम बोलते हैं 2/√3 है, ये 2/√3 है। आसान कर दिया मैंने, इट इज 2/√3। ग्रेजिंग समझ में आता है ना, मतलब ये रे यहां पर कैसे जाएगी, घास चरने, वैसे मतलब सरफेस पे घास चरने, ठीक है। सरफेस पे मतलब TIR होगा या IC होगा, क्या होता है ये IC, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगी तभी तो ग्रेजिंग जाएगी। बोलो भाई जल्दी करो। अब इतना दुख की बात है साला, प्रिज्म का कोई प्रिज्म का एक फॉर्मूला नहीं लगना इसके अंदर, पर बनाया गया प्रिज्म और आधी अंतर प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएगी, है ना। ओहो, प्रिज्म का असाइनमेंट डालूंगा, ठीक है भाई। मैं तो डाल ही नहीं, तुम लोग बड़े ऐश कर रहे हैं ना, कोई असाइनमेंट नहीं मिल रहा आजकल। आज है तुम लोग एकदम तबियत खुश कर दूंगा मैं रात में बैठ के। अरे वैक्सीन लगी तो 2 दिन बाद दे देना, कोई दिक्कत थोड़ा है। कल लगेगी तो परसों दे देना, ऐसे ही 4 दिन। हाँ अगर आपको बुखार होगा तो फिर आपको 2 दिन मिल सकता है, लेकिन बुखार का फिर कितने लोग को आज लगी है, बुखार है तेरे को, तो फिर फर्जी हैंड्स प्रूफ। रात को आता है, दिन में कर लेना होमवर्क, रात को आता है। छापो छापो जल्दी छापो, छापो मतलब क्वेश्चन करना है बेटा, छापना नहीं फर्जी। अब इसका बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखें मैं कर रहा हूं। हाँ मैं रुका ही हूँ बेटा, मैं जिंदगी रुकी हुई मेरी। तो क्या रे जानी ऐसी चाहिए, तो मतलब ये जो नॉर्मल, अबे ये नॉर्मल है बताओ, ये जो नॉर्मल है क्या इस पॉइंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, तो पक्की बात है यहां पर जो एंगल आया होगा, ऐसे क्यों बना रहा हूं, यहां पे जो एंगल आया होगा वो होगा IC। बोल हाँ यार, पता है ना IC। अगर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगी तो 90 जाएगी। जरा IC बताना कितना हो गया, साइन IC इज इक्वल टू 1/μ होता है, दैट इज इक्वल टू √3/2। IC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 60 डिग्री। बोल हुई कि नहीं हुई। ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, आधी अंतर पूछेगी, ये तो दिया ही नहीं है, दिया, धन्यवाद। ये 45 है, ये 60 है, ये कितना हो गया, कौन है भाई ये, भाई 30 हुआ ना भाई, है ना भाई, 30 ये हो गया भाई। अगर वो 45 है, ये 30 है, तो ये कितना एंगल हुआ, अब ये एंगल कितना हुआ, नहीं आता बताओ। 180 में से 105 कितना है ये, 105। क्या हो रहा है ये, तुम आए हो आज पक्का, ये खतरनाक नशे करने लगे हो तुम, है ना भाई। 105 ध्यान देना। अरे नॉर्मल तो बनाओ, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। बनाओ, कहाँ गया बे, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। ओ हो इतना गंदा लग रहा है यार, चलो ठीक है, तो हमें याद है, नीचे आ जाओ थोड़ा, हाँ। ओहो कितना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना है। फर्जी बच्चे मिले, मतलब कसम से ना मन तो करता है गिरा गिरा के मारो सालों को। ये 15 है, फाइनली ही हैज गॉट इट राइट, ये 15 है, ये 15 है, सही बोल रहा है बच्चा। एम आई करेक्ट और नॉट। ऑनलाइन मस्त चल रहा है जिंदगी, कोई मतलब नहीं। आधे बच्चे तो क्लास में ही नहीं होंगे साले। अटेंडेंस देने के लिए कृपया करके हेलो लिखें, ये भी नया सीखा मैंने बॉट में, यूट्यूब पे देख रहा था, उसने बताया कि अगर आपको अटेंडेंस लेनी हो तो अचानक से बच्चों को बोले कि चैट बॉक्स में हेलो लिखें, तो ऑनलाइन अटेंडेंस भी सेव हो सकती है। तुम्हारे पास 10-15 सेकंड है हेलो लिखने में, तो 5 ही मिलता है टाइम। 15 सेकंड बाद में इसकी ना वो सेव कर लूंगा, क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट फाइल। अब मैं टेक्स्ट फाइल अब नहीं, मैं बंद कर दूंगा। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। 6 लोग का नहीं आया,
यही तो 6 लोगों का नहीं आया बेटा, 5 लोग का नहीं आया। ये कौन है? जॉयदेव, ऐसे मत करो यार, हेलो हेलो लिख के पड़ा है सब। ये सही है यार, अटेंडेंस का तो मस्त है तरीका। 36 लोगों में से कितने लोग का हेलो आ गया? 32 लोगों का, 4 लोग का नहीं है, यानी 4 गायब है। एक तो मैं हूँ, एक और मैं हूँ, 2 तो मैं ही हूँ, और 2 लोग गायब हैं। ठीक है, तुम ही हो सकते ऐसे काम करने वाले तुम तो यहाँ हो ना, आ गए। ओके, 15 समझ आया कि नहीं आया? जो ऑनलाइन वाला नहीं बोलेगा वो भाई साहब फिर मैं कमंडल से उसको श्राप दे दूंगा निकाल के, छींटे मार के। आया? यस यस सर। 15 आ गया ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है हमने, कोई टेंशन थोड़े। साइन आई बाय साइन 15 इज इक्वल टू गई म्यू, मतलब अबे म्यू गई कितना है? 2/√3। हाँ या ना? साइन आई इज इक्वल टू 2/√3 गुड़े साइन 15। तुम लोग तो बड़े लोग हो, जानते होगे साइन 15 कितने हैं? बताओ ये सर। हाँ कर सकते हैं ना, निकाल सकते हो कि नहीं? साइन 15 साइन 45 माइनस साइन 30, ऐसी इतना आ जाएगा ना, साइन 45 माइनस साइन 30 आंसर आ जाएगा। ये बोल रहा है हाँ, साइन 15 कैसे निकलेगा? तू बता रही, वो तो ये भी बोल रहा है। हाँ, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 माइनस साइन 30 निकाल लेना। तो क्या ये आ गया? तो हमने कहा भाई देखो हम तो ये निकालना चाहते हैं, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हमको जो आता है, हमको तो हम तो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, हमें तो यही आता है भाई साहब, बस साइन 50। बाकी मैं ऐसा लेकर काम करता हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न समझ में आया? करना क्या था? बैक कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये वैल्यू √3 थी उस क्वेश्चन में, लेकिन √3 से और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। काहे? अबे पहले तो इंसिडेंस ही नहीं निकलेगा, वहीं आंखें बाहर हो जाएंगी। साइन इनवर्स 1/√3 तो नहीं हो तो पता तुमको ना, तो फिर वो लंबा चौड़ा दिमाग खराब होगा, इसलिए मैंने ये बताया। चलेगा? पक्की बात? पक्की बात, बहुत बढ़िया। एक और ना किया जाए, आगे बढ़ दिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए एंगुलर डेविएशन एंड डिस्पर्जन। इन दोनों टॉपिक को मैं अगले 20-25-30 मिनट में पढ़ा दूंगा, ठीक है मत करो, नहीं बस मारूंगा। तो अब फटाफट लिखते हैं। व्हाट इज एंगुलर डेविएशन? अभी हमने निकाला, जो डेविएशन में निकाला उसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? एंगुलर डेविएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कुछ कुछ बातें लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, बहुत सारा लिखवाऊंगा, बहुत सारा। मैं घुसा मार दूंगा, फोटो भेज दो। व्हाइट लाइट is a superposition of waves with wavelength extending throughout the visible spectrum. विजिबल स्पेक्ट्रम किसी को याद है कितना होता है? हाँ, स्पेक्ट्रम वॉस बेटा 3900 होता है, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है 7600 एंगस्ट्रॉम। 3600 से मैंने बताया वो, लेकिन तुम 39 लिखो क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से जो लिखा है वो बताओ। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक जो है आपकी कहानी है, उसी के बीच में पूरी की पूरी कहानी अवेलेबल है। इसके पहले वाली रेस को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, इनके बाद वाली रेस को बोलते हैं इंफ्रारेड। रेड की तरफ इंफ्रारेड, वायलेट की तरफ अल्ट्रा वायलेट। याद है ना पहली क्लास इसमें जो पढ़ी थी? और ये पूरा का पूरा प्रोमिनेंट VIBGYOR बात सुन। इसके पहले अल्ट्रा वायलेट है, इसके बाद इंफ्रारेड है। इसको हम बोल देते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम है, और ये 7600 एंगस्ट्रॉम तक रेंज करता है।
हम इतनी वैल्यूज पे, वो मैं स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ, तुमसे कोई पूछे या नहीं कोई। ध्यान देना, हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा, इसको बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते हैं इसको? इट इज सिंबल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है, और ध्यान देना वेवलेंथ और ऑफ वायलेट जो होती है वो लीस्ट होती है, एंड वेवलेंथ ऑफ रेड जो होती है, क्या लिख रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ रेड जो होती है वो इज मैक्सिमम। अच्छा, पिंक कलर कहाँ है इसमें? अबे कुछ भी आर से पीछे, मेरे को पता ही नहीं, तेरे को पता है? नहीं पता सर। ये कलर तो साले बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। अभी दिखाऊं? इसमें आते ही नहीं साला, फर्जी 7-8 आ रहे हैं इसके अंदर, इसमें आता नहीं, दूसरे उसमें आता है, वो पूरा का पूरा वो विंडो बन गया आता है, वो कलर आप चूज कर सकते हैं 50, येलो, हल्का येलो, गाढ़ा येलो, वगैरह वगैरह येलो। हाँ या ना? ऐसा नो? इसी क्लास में एक फ्लैश वाला येलो है, एक बुलेट येलो है, और एक मास्क वाला येलो है। हाँ या ना? चटक येलो, एग्जैक्टली सही बोल रहे, चटक लाल कलर की साड़ी दिखाना, ऐसे बोलती हैं लेडीज, मैं देखा कभी कभी। तो भाई साहब, चटक लाल मतलब मस्त एकदम रेड होना चाहिए, खतरनाक वाला रेड। तो अगर वो बोले मैं तेरा, मान लो मेरी जॉब चली जाए, नौकरी चली जाए, स्कूल भी चला जाए, कोचिंग भी चली जाए, मैं साड़ी दुकान खोल के बैठ जाऊं और कोई मुझ पे आए, वो चटक के रेड कलर का दिखाना, अरे वो 7,962 वाली जरा एंगस्ट्रॉम वाली साड़ी लाना भाई साहब, वो चटक येलो है। समझ आया डिफरेंस? कोई और डल येलो दिखाना, और 7,620 ही लाओ, तो जो आएगा ना वो अगली बार कभी नहीं आएगा। लेकिन फिर बुरा है, फिजिक्स तो निकाल नहीं सकता जिंदगी से कोई, वो तो रहेगा। तो अब कोई पूछ ले आकर के, अबे होते तो साथ ही हैं, वेबगॉर नहीं पढ़े हो? तो बोले बेटा तुम्हारे टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं, वेबगॉर इज नॉट करेक्ट। ऐसा जो स्टेटमेंट दिया जाता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, वो झूठ है। सही क्या है? प्रोमिनेंट कलर। हाँ, ये बच्चा सही बोला। किसने बताया तेरे को? सर आपने ही बताया था पहली क्लास कहानी में। मैंने तो लिखो स्टार स्टार स्टार। कोई ये बोले व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, तो सब जो पिंक कहाँ है ये मत लिखना, मतलब ये भी लिख लेगा। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 prominent colors. Prominent. 7 prominent. ये मैंने बता रखा है पहले ही, यो भाई साहब। Yes sir. Good. 7 prominent is a very important word. Underline that. क्योंकि भाई साहब किताब में इतनी व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, बोलो पिंक का है? पिंक भी तो है ना कलर, सारे कलर हैं बेटा उस व्हाइट लाइट में, सारे कलर हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो कौन सा है? अब पंजाब में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? पंजाबी सरदार। वहां हम गुप्ता चले जाए, कौन पूछेगा साला है गुप्ता कौन हो तुम? अच्छा, अगर 10 लोग को देखोगे तो 7 तो पंजाबी देखेंगे ना, यस और नो? तो वैसे ही होता है। बिहार चले जाओ, भैया जी मिलेंगे, बिहार यूपी में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज प्रोमिनेंट। जब हम बोलते हैं साउथ इंडियंस तमिलनाडु में रहते हैं, अबे हम भी रहते हैं, हम भी रह चुके हैं, इसका क्या मतलब है? प्रोमिनेंट मतलब वो एरिया उनसे गवर्न होता है, मतलब उनका वो कल्चर वहां से डिफाइन होता है। तो 7 कलर डिफाइन करते हैं। तो पिंक कलर कैसे मतलब? कोई अबे नंदिनी होगी, नंदिनी रेड ब्लॉसम, ये क्या होता है? Yes, sir. रेड प्लस व्हाइट पिंक बनता है। अबे व्हाइट तो ऑलरेडी 7 कलर है। और नंदिनी Yes, sir. पता बेटा पिंक कलर कैसे बनाएंगे? मेरे पास नहीं है, मान ले 7 कलर अवेलेबल है, कैसे बनेंगे पिंक कलर? तो बोली जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे तो कलर पैलेट में होता है पिंक कलर। हाँ सर। होता है, मैंने देखा था कहीं कि 2 कलर को मिलाओ तीसरा कलर बन जाता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इट इज लाइक मैं तू मुझसे पूछ रही है फिजिकल टू एमए, मैं तो बता लूंगा ना नंदिनी, सारे कलर को मिला मिला के देखा आज क्या नया कलर बनता है, उसकी वीडियो बनाना और इंस्टाग्राम पर डालना, मुझे टैग कर देना कि सर ने बोला था करने को। ठीक है? ठीक है सर। एकदम शांति छाई हुई है नंदिनी, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। कभी कभी बोलो ऐसा नहीं, तुम हरिद्वार ग्रेस चलेगी तो मतलब बातें नहीं कर सकती ऑनलाइन क्लास में, है बेटा? Yes, sir. नंदिनी बात बोले सर क्या कर रहे थे आज आप, ऐसी बोलती है मेरे को बात। बच्चे बोलते हैं बहुत, परेशान ना हो, याद होना चाहिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी? वहां क्या दिख रहा है? यहां बोल, वॉयलेट। सबसे ज्यादा यस। Red. अब ध्यान देना, फिर एक आए कैची भैया, अब कैची नहीं नाम उनका, कौची नाम है। अब कैची हम बोलते थे, हमको ऐसे याद आता है। बाय
कॉचीज रिलेशन, सी ए कैची फरी याद नहीं आ रही, CAUCHY, कॉचीज रिलेशन. Cauchy's relation, the refractive index of a material, the refractive index of a material, the refractive index of a material depends on the wavelength of light. अब ये एक नई कहानी है, क्योंकि आज तक तो वो 1.5 लिखते लिखते पूरा जिंदगी बीत गई, पूरे 2 हफ्ते. क्या 1.5 किस कलर के लिए है? येलो. जब भी मेंशन नहीं होता ना बेटा, तो जो मोनोक्रोमैटिक कलर माना जाता है स्टैंडर्ड, वो येलो कलर होता है. कौन सा होता है बेटा? तो वो जो 1.5 या √3 या कुछ भी लिखवाते आए हो, या मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए थे वो सारे के सारे. और वो कलर तुम्हें क्या पता होना चाहिए कौन सा कलर है? मीन कलर बोला जाता है, येलो है. कौन सा कलर है? मीन कलर या येलो कलर. याद रह पाएगा? तो कॉची रिलेशन बोलती नहीं, येलो का अलग है, रेड का अलग है, वायलेट का अलग है. तो क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, या मटेरियल में कौन सी लाइट आ रही है उसकी एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है. कंबाइंड प्रॉपर्टी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केवल ग्लास, कोई बोला ये रेड, ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो वो क्या नहीं बोल रहा है? ये येलो कलर का है. वो ये नहीं बोल रहा है कि ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो येलो कलर का है. मतलब व्हाइट कलर डाल दे तो निकालो, हमें नहीं आता, हम सीखेंगे उसको, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है. तो मैंने कहा वाह भाई. तो बाय कॉचीज रिलेशन जो म्यू की वैल्यू आती है बेटा वो क्लासिकल है. A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाय लैम्डा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट. ऐसे एक इनफाइनाइट फॉर्मूला है. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला लिखवाया गया है क्योंकि किताबों में भी अवेलेबल रहता है. क्या बताना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, नॉट लैम्डा स्क्वायर. डोंट राइट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा ही लिखना, ठीक है? क्योंकि ए पर लैम्डा नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी हमेशा, लेकिन कुछ वैल्यू का कोई मतलब नहीं है जब तक तुम्हें यह ना बताया जाए किस कलर के लिए बात की जा रही है. और अगर वो कोई कलर मेंशन नहीं करेंगे तो कौन सा कलर याद रखेंगे हम? येलो. व्हाइट नहीं बेटा, व्हाइट नहीं, व्हाइट कभी नहीं. व्हाइट लाइट का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, डिफाइंड ही नहीं होता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक कलर का होता है और हर कलर का अलग होता है. समझ रहे हैं मेरी बात? तो व्हाइट इज नॉट अ कलर, खिचड़ी ऑफ कलर है ये. हाँ या ना? छापो फटाफट छापो. सर हाँ बेटा. सर आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बता रहे हो, व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है ना उस मटेरियल का जब हमने ये व्हाइट लाइट डाली या येलो लाइट डाली? है बेटा, फिर से बोल. जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये व्हाइट लाइट का लगाएगा, येलो लाइट का लगाएगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब है ना जब हमने उस मटेरियल पे वो लाइट डाली. हाँ, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये उस मटेरियल के ऊपर वो जो कलर डाला गया, जिस कलर की लाइट डाली गई, उसके लिए डिफाइंड है. एकदम सही, वही तो बोल रहा हूं मैं तेरे से कि ना केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट मटेरियल पे कौन सा कलर आ रहा है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया जाता है. लेकिन बेटा व्हाइट लाइट का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि व्हाइट लाइट इज नॉट अ कलर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ओनली, लिख लो स्टार लाके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ओनली डिफाइंड फॉर वन स्पेसिफिक वेवलेंथ. हर कलर का अलग बनाना पड़ेगा. हाँ रेड, एकदम रेड, एक ही रेड है, 79600 एंगस्ट्रॉम डॉट, वो रेड कलर है. वेब गौर में नहीं है. ग्रीन इज येलो और ब्लू का मिक्सचर होता है. यू आर करेक्ट, हो सकता है, एकदम सही हो सकता है. लेकिन वेवलेंथ जब हम बात करते हैं तो ग्रीन की एक फिक्स वेवलेंथ होगी. और अब ये रेड अलग अलग बहुत सारे हैं, बट हमारा रेड एक ही है, क्योंकि हमारी सारी दुकान थोड़े है. हमारा तो विबगौर में 7 कलर है, वही एक आर है, वो एक जी है. तो तूने जो बोला जी है, ग्रीन जो है वो मिक्सचर ऑफ 2 है, तो उन दोनों के कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता होगा. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. हाँ मैं कह रहा हूँ निकालेंगे ना. हाँ दादा ऐसे क्या कर रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. लैम्डा गिवन होगा तभी तो म्यू निकालेगा, लेकिन निकाल कभी नहीं पाएगा. ए बी सी पता है तेरे को? तो फिर
क्या बोला मैंने कि म्यू डिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। समझ आ गया यहां तक? अब ध्यान दे बेटा, हाँ नीचे वो इस पुराने कमरे में। अब ध्यान देना, नोटिस, नोट नोट नोट, लैम्डा वायलेट मोर देन लैम्डा वायलेट लेस देन लैम्डा रेड, हाँ या ना? देयरफॉर जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। म्यू वायलेट इज मोर देन म्यू रेड और नॉट। एंड रिमेंबर डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा? a into mu minus 1, am I correct or not? Yes, Therefore, sir. म्यू ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा। अरे बोलो सारे बोलो, जय माता दी नहीं बोलो बेटा, अभी वो माहौल नहीं बना। तो फिर क्या हुआ? विच इंप्लाइज दैट क्या डेल्टा ऑफ वायलेट, क्योंकि म्यू ऑफ वायलेट इज मोर देन म्यू ऑफ रेड, क्या डेल्टा ऑफ वायलेट इज मोर देन डेल्टा ऑफ रेड? इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन of a violet color is the maximum. Angle of deviation of violet color is maximum and for red color is minimum. इसलिए हमें याद रखेंगे कि डेल्टा V is maximum and डेल्टा R is minimum. इसीलिए डेंजर साइन किस कलर के बनाए जाते हैं? क्योंकि जब वो रेड कलर तुम्हारी तरफ आएगा तो देयर इज एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में लेयर्स ऑफ एयर है, तो लेयर्स ऑफ एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जब रेड कलर एयर में आएगा, मान लो यहां से मैं एक लेजर फेंकूं रेड कलर की, तो तुम्हें वो दूर तक दिखाई देगी क्योंकि उसका डेविएशन कम होगा। लेकिन वही वायलेट कलर दूर तक नहीं जा पाएगी, वो कहीं पहले ही नमस्ते हो जाएगी क्योंकि उसका डेविएशन ज्यादा होगा। इसीलिए जितने भी डेंजर साइंस बनाए जाते हैं वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? ये इंपॉर्टेंस है। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि यहां याद रखने को बोला जा रहा है कि रेड का डिफ्लेक्शन डेविएशन सबसे कम है। एंगल ऑफ डेविएशन रेड का सबसे कम है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, याद है ना? काय को दिन में सन रेड कलर का दिखता है क्योंकि सन से निकलती हैं रे, सारी रेज निकलती हैं वाइट कलर की, लेकिन रास्ते में सबके सब नमस्ते हो जाती हैं, पहुंचती कौन सी है? रेड। जब रेड पहुंचेगी तो रेड ही तो देखेगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, सिंपल, छाप लो जल्दी, छाप चुके? हाँ रहने। तो ये बात तो समझ में आ गई कि लैम्डा डेल्टा ऑफ वायलेट कलर सबसे ज्यादा है और रेड कलर सबसे कम है। तो हमने कहा अच्छा, अगर एक काम किया जाए, थोड़ा नोटिस करना, हमने कहा भाई ये कौन है, जानते हैं उसको? प्रिज्म। हमने कहा बहुत हुआ येलो लाइट, लेट्स सेंड व्हाइट लाइट। सब रेड लाइट फिर तो वही हो जाएगा, व्हाइट लाइट। ए भाई साहब व्हाइट लाइट, ये आई व्हाइट लाइट, यहां पहुंची, बोलो ऐसा ना? हमने कहा लो भैया यहां बनाओ, क्या बनाओगे यहां? बच्चे नहीं बोलते यार, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं बोलते यार, ये लोग भाग गया था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चे, तू ही बोल रही है बस। ये क्या है? जरूरी होती है ना? जाती है। यस सर। अब ध्यान सुनना, फिर अंदर पहुंचने के बाद व्हाइट लाइट ने बोला ये तो कांड हो गया बे, ये तो साला अंदर जब हम आए हम तो 7 लोग थे, जब अंदर पहुंचे तो 7 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, एंगल ऑफ डेविएशन अलग, सबसे कम कौन डेविएट करेगी? रास्ता ये है तो सबसे कम अपने पाथ से कौन डेविएट करने वाली है? रेड। तो भैया ये गई रेड, सबसे कम डेविएशन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। हमने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर यहाँ क्या बनेगा? नॉर्मल। फिर क्या बनाएंगे? बनाना है भाई साहब, साथ साथ बनाते रहो, फिर बाद में बोलोगे सारे ये तो लेट करा दिया आपने। अबे क्या हो गया? कलर नहीं है पाया, छोड़ो, डॉटेड लाइन यहीं से बनाएंगे, डॉट 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 डॉट। और गई कैसे? ये फील आया पूरा? अब ऐसा हर एक कलर के साथ होगा। कितने कलर? 7 या मिलियंस?
आंखें बाहर हो जाएंगी मिलियंस बनाने में, हमने केवल 7, हमने 7 में भी आंखें बाहर हो जाएंगी, केवल रेड और वायलेट बनाएंगे। तो क्या हुआ, अगला कौन सा आएगा बच्चे? वायलेट कौन सा होता है? ये होता है, आई होप यही होता है ना, यही होता है। तो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ? यस सर। ऑनलाइन वाला को दिख रहा है? ये है कलर का कमाल, कैमरे का कमाल। तुम्हें लोग कहीं नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है। सर हल्का हल्का दिख रहा है। सही बोल रहा है एकदम, डिबेट हो गई, सही बोल रहा है एकदम। रेड वाली दूर तक दिखाई दे रही है और ये वाली बेटा, लेकिन ये लाइट का पेन है। अगर ये कलर होता है ना तो रेड एकदम मस्त चमकता। वो तुम्हें आईपैड में जब मैं करता नहीं हुआ वो वाला बढ़िया वाला पेन जो उसमें यार हाईलाइटर वाला, हाँ, और फिर समझ में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें रेड कलर जो प्रॉपर होता है, वो जो हाईलाइट करता हूँ मैं, गोला बनाता है तो मजा आता है मेरे को, वो देखने चमकता है एकदम, वैसा रेड, वैसा रेड की बात हो रही है। ओके, तो वायलेट को कैसे बनाया है? फिर ये वायलेट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सारे को। अब क्या करें, इसको ऐसे बंद करो। तो बेटा गई ऐसे। अब नोटिस करो, क्या रेड का कम डेविएशन, वायलेट का ज्यादा डेविएशन। लेकिन यहां पहुंचने के बाद क्या होगा बच्चे? फिर से जाती कैसे डॉट 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 और गई कैसे और अवे। हमने कहा वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर है। और सुंदर होने के साथ साथ हमने कहा एक काम करते हैं, यहां पे एक ठो ना वो लगा देते हैं स्क्रीन, ये स्क्रीन, ये स्क्रीन, अबे आवे ये स्क्रीन। तो स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगा? रेड और वायलेट, या कोई और भी दिखाई देंगे? और दिखाई देंगे यार, सब दिखाई देंगे, हाँ या ना? बोलो बच्चों। ये यस सर। क्या ये नीचे वायलेट कलर होगा, ऊपर रेड कलर होगा? और नोटिस करना, विबगॉर VIBGYOR ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा? बोलो ये क्यों हुआ? आप समझ में आया? क्योंकि हर रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, हर रे का डेविएशन अलग है। सबसे कम डेविएट रेड होगी और सबसे ज्यादा डेविएट वायलेट होगी। नोटिस करना, अगर मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बोल दूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल दूं, तो ये क्या है? ये एंगल क्या है? इसके बीच का एंगल डेल्टा आर, और ये क्या है? डेल्टा वी। तो डेल्टा आर बोलो क्या हो गया? ए म्यू आर -1, डेल्टा वी क्या है? ए म्यू वी -1। छापते रहो। ठीक है, बस खत्म करो, परेशान ना हो। मुझे पता है तुम लोग को तो 8 बजते तुम्हारे सर के अंदर सारी घंटियां बजने लगती हैं, है ना? मंदिर में आ गए हम तो। हाँ, यहाँ लेना चाहिए था इनको। देखो ये बहुत मारेंगे तुमको। चलो ठीक है, वैसे अब क्या करें? अब वो तो पूरा मिटाना पड़ेगा। नहीं, अब तो मैं मिटा रहा हूँ सारे। अब तुम देखना अगली बार, अब तुम देखना बेटा। डेल्टा वी, ठीक है बच्चे? डेल्टा आर डेल्टा वी मिल गया। लिखो एंगुलर डिस्पर्जन, छोड़ रहा हूं, एंगुलर डेविएशन डिस्पर्जन नहीं, एक एंगुलर डेविएशन तो पढ़ा रखा है, डेल्टा तो पहले पढ़ा दिया। एंगुलर डिस्पर्जन, हाँ, एंगुलर डिस्पर्जन। ये डायग्राम बनाने के बाद एंगुलर डिस्पर्जन बना, लिखो ये डायग्राम बनाओ। 5 मिनट बेटा, 5 मिनट बना लिया तो एंगुलर डिस्पर्जन के ऊपर घुसा दो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। लिखो फटाफट, लिखो अंग्रेजी। The average deviation is measured by the deviation of yellow color। ये बनाना भूल गए तो येलो बन गया। The average deviation is measured by येलो कलर। तो येलो कलर डालो, जो डेविएशन आएगा वो कहलाएगा एवरेज डेविएशन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, एंगुलर डिस्पर्जन में नेक्स्ट लाइन। द एंगुलर डिस्पर्जन
द एंगुलर डिस्पर्जन is the difference between deviation of violet color and red color. Angular deviation क्या है बच्चे? Angular dispersion क्या है बच्चे? Angular dispersion is the difference of deviation of violet color minus dispersion of red color. Angular dispersion equals to the difference in deviation of violet color minus red color. इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन. प्लीज याद रखें, एंगुलर डिस्पर्जन याद रख पाएंगे? फिर से बोल रहा हूं, डेल्टा वाई क्या है? एवरेज डेविएशन. डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन. और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर. तो क्या बोला हमने? डिस्पर्सिव पावर क्या है? डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इक्वल्स टू एंगुलर डेविएशन और एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन एवरेज डेविएशन. तो बस खत्म आपके लिए. ओमेगा की वैल्यू आ गई डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो. ये डिफाइन करना है ही करना है भैया, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कई बार. व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म? ठीक है भाई साहब, छाप लिया भाई साहब? बस नहीं, एक और मिनट, 2 मिनट पूछ. ओके बेटा, अब ना एक काम करो, फिर से हेलो लिख दो. 29 ही बच्चे हैं तो इनको एडिट नहीं दूंगा साले में. कि नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मत लिखो यार, फर्जी बेटा. 1 सेकेंड. ओके, हाँ भाई ढूंढ रहा हूँ बेटा. बाय बाय बच्चों, ऑनलाइन वालों. बाय सर. बाय बच्चों. यार सर. हाँ बेटा, बोल. सर मैंने आपको एक सवाल भेजा था दिन मुझे में. एक सवाल भेजा था, तब से मैं बहुत बिजी रहा बेटे. मैं टाइम अच्छा. नहीं निकाल पाया. अभी ना रात को थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है? ठीक है सर. तो मेरे को 1 घंटे बाद पिंग कर देना बेटा. ओके सर. भागो सब लोग, भागो मत. अबे अटेंडेंस कहाँ है? शीट कहाँ है? बहुत लाभ पड़ेगी अगर अटेंडेंस नहीं दी तो मैं. हाँ, अबे अगर तुम्हारा नाम ना हो इसमें, ऐसा भी है ना विवेक, तो बेटा नाम ऐड करना था ना. ऐसे करेगा तू? घूसा पड़ा है, घूसा. ले बेटा अटेंडेंस ले फटाफट. अपना नाम पी लिख अपने पेन से. पेन चेक करूंगा मैं. आज सब लोग गायब हैं, इसका मतलब आज सब लोग क्लास में थे. वरना मेरी 9th क्लास में भी लोग रहते हैं पूरे टाइम, है ना विवेक? मैं टेस्ट के मार्क्स देखूं तुम लोग के कैसे आए थे? टॉपर कौन है भाई इस बार का? अभिषेक है. अब इस बार मैंने क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी डाल दिया था. बड़े लोग हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला होगा. कौन सा असाइनमेंट डाला मैंने? वो तो होगा बेटा, वो तो जब मैं कराऊंगा ही कराऊंगा. ऐसी क्या बात कर रहा है? अभी मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो क्वेश्चन आपको पेपर दिया था, रे ऑप्टिक्स का, उसमें टॉप किया है सुहानी अग्रवाल ने, फिर आशु, फिर ख्वाहिश. कहाँ है ख्वाहिश? आज नहीं आई. फिर है अभिषेक. बेटा तुम भी 85 हो, मतलब ए ही हो, लेकिन कम टाइम में किया होगा उन लोगों ने. वेरी गुड अभिषेक. छापे तो नहीं कहीं से? तो इतना और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 भी आए हैं. अनुष्का -10 आई है. गौरव सैनी कहाँ पे? -4 और 4 गलत हो गए. भरजी भाई, भरजी. देवांश मान 0, अनन्या भारद्वाज 2, अमन खट्टा. फोन हैंग हो गया. 4 नंबर. एक क्या बात है. शिवम का नंबर देख लूं बस. शिवम को फिर शिवम दिया था, हम टेस्ट दिया था. और का बहुत संटित हो रहा है. शिवम शुक्ला 40 नंबर. अपने आप किया ना. क्या चेक करूं? एक क्वेश्चन देता हूं, यही कर.
कोई नहीं, मैं अगली बार यही किया करूँगा। ठीक है, मुझे पता है इजी पेपर था। ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल चुका हो कि हाँ यहाँ कहाँ से पेपर आता है, बस वहीं से छाप दो क्वेश्चन निकाल के। हैं, अगली बार चेंज ही कर दूंगा। गुड, बढ़िया था। मतलब कई लोगों के -4, -3, -2 भी आए हैं, और कई लोग 40 में से 40 तो भैया 50 में से 40 नंबर तो 20 लोगों तक के आए हैं। फुल फिटिंग हुई है इसका मतलब। अच्छा एक बात है, जो मुझे सच बताएगा, सच विवेक, पेपर में चीटिंग कैसे होती है इस वाले मेरे वाले पेपर में? अच्छा फोन में बात होकर के ये आंसर उसका है, अच्छा हाँ ये तो कर सकता है आदमी यार। मतलब अगर सबका क्वेश्चन अलग हो तब तो सही है, यही करना पड़ेगा। कुछ करना थोड़ा ना है, बस मेरे को उसमें बोलना है, प्रोग्राम डाल दो कि 4-5 लोग का ये पता नहीं चले कि आपस में किसका क्वेश्चन सेम है। सीरीज तो मैं चेंज करवा देता हूँ, ऊपर नीचे होती है ना क्वेश्चन, तो होते ही 10 हैं तो उसमें सीरीज चेंज कर क्या लूंगा मैं क्या करूंगा, मैं कुछ करता हूँ, दिमाग लाता हूँ इसमें। और क्या नाश्ता भी करके जाओगे आप? चेयर रख के आना। अबे अटेंडेंस दे जाओ भाई, बहुत गली रिकॉर्डिंग ही नहीं बंद की यार।